भरे खेतों से घिरा एक प्यारा सा गांव था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा गांव को जगा देती थी। गांव की मुख्य सड़क पर हर रोज एक छोटा सा ठेला लगता था, लेकिन वो कोई मामूली ठेला नहीं था, वो गांव की पहचान बन चुका था। इस ठेले पर बैठती थी बूढ़ी अम्मा, जिनकी सब्जियों वाली बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। ट्रैक्टरों की आवाज़, मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट और पैदल चलते किसानों के बीच अम्मा का ठेला सबको अपनी तरफ खींच लेता था। लकड़ी का पुराना ठेला, ऊपर बड़ी बड़ी देगचियाँ और उनसे उठती खुशबू ऐसी कि दूर से ही भूख लग जाए। अम्मा करीब 70 साल की थी। सफ़ेद बाल, सिर पर पुराना दुपट्टा, चेहरे पर वक्त की लकीरें, मगर आंखों में मेहनत की चमक आज भी जिंदा थी। अम्मा रोज अंधेरा रहते ही उठ जाती। मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जलता, सब्जियां धुलती, गाजर, मटर, फलियां, आलू, शिमला मिर्च, कभी गोभी भी। देसी घी में मसाले भूनते, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और वो खास मसाला जो उन्हें माँ से विरासत में मिला था। चावल अलग दम पर चढ़ते, सब्जियों का सालन बनता और फिर परतों में सजी बिरयानी तैयार होती। ऊपर से पुदीना, थोड़ा दही और नींबू का रस, और बस जादू हो जाता। जो भी खाता उंगलियां चाटता हुआ कहता, अम्मा जी ये तो जन्नत का स्वाद है। सुबह 4 बजे से रात तक अम्मा जुटी रहती, ठेला खुद धकेलकर सड़क किनारे लगाती। धूप हो या बारिश, अपनी जगह से कभी नहीं हटती। किसान खेत से लौटते हुए रुक जाते, अम्मा 2 प्लेट लगा दो। स्कूल के बच्चे लाइन लगाते, आज थोड़ी तीखी बनाना। शहर से गुजरने वाले मुसाफिर गाड़ी रोककर पूछते, यही है वो मशहूर बिरयानी। 1 प्लेट सिर्फ 60 रुपए की, और अगर कोई गरीब हो तो मुफ्त। अम्मा बस इतना कहती, बेटा अल्लाह देगा, खा लो। गांव वाले उन्हें माँ जैसा मानते थे। पति बरसों पहले गुजर चुके थे, बेटे शहर में नौकरी करते थे। अम्मा खुश थीं, क्योंकि उनका ठेला सिर्फ पेट नहीं भरता था, दिल भी जोड़ता था। शाम होते ही ठेला समेटती, खाली देगचियां देख मुस्कुराती और घर जाकर खुदा की एक शाम बकगंज गांव के 2 लोग भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफी उदास है। आज जहां यह सभी लोग मिलके भोलू की चाय 2-3 कप पी जाते हैं, वहां कोई आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समझ को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव की वर्तमान हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे रामलाल, माधव, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाओगे। हाँ हाँ बोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे। ठीक है, बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताए नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वह तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक। अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहाँ मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों नहीं रखोगे क्या? अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे, वो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वो तीनों आके ही उतरे। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी जब 16 वर्षीय उत्साही आदित्य अपने सबसे करीबी और चतुर दोस्त रेहान के घर पहुंचा। दोनों का दिल रोमांच की तलाश में धड़क रहा था, क्योंकि आज वे अरानिया जंगल के रहस्यमयी खजाने को खोजने के लिए निकलने वाले थे, जिसका नाम उन्होंने दादी की पुरानी किस्सों की किताबों में सुना था। दोनों ने अपने बैकपैक्स में जरूरी सामान रखा, टॉर्च, नक्शा, रस्सी और थोड़ा सा खाना। सोचो रेहान, अरण्य जंगल का खजाना, हम अमीर हो जाएंगे। आदित्य, जंगल में जितनी जिज्ञासा अच्छी है, उतनी ही समझदारी भी चाहिए।
जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्सों में पहुंचे, वातावरण रहस्यमय होने लगा। हरियाली से ढकी पगडंडी के इर्द गिर्द पेड़ों की फुसफुसाहट और सतरंगी पक्षियों की आवाज वातावरण को जादुई बना रही थी। अचानक एक पुराना पत्थर का स्तंभ दिखा, जिस पर अजीब आयाम के चिन्ह बने थे। यहीं से शुरू होती है असली खोज। एक पहेली हल करने के बाद रास्ता खुला और समुद्र जैसी झील का किनारा मिला। झील के पार एक द्वीप पर विशाल बरगद का पेड़ दिख रहा था, जिसके नीचे खजाना छिपा बताया गया था। दोनों ने खुद बनाई हुई लकड़ी की नाव से झील पार करने की ठानी। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, अचानक कंटीली झाड़ियों में हलचल हुई। घबराए बिना रेहान ने गैजेट से आवाज वाले जाल का इस्तेमाल किया, जिससे जानवर डर कर भाग गए। बरगद के नीचे खुदाई करते हुए उन्हें एक सोने के डिब्बे में चमकते रत्न, प्राचीन सिक्के और हवा जब बहती है तो गांव धीरे से जागता है, मुस्कुराती है। यहाँ सुबह की पहली आवाज चिड़ियों की बोली होती है। आंगन की सफाई के साथ मन भी उजला हो जाता है। गौशाला में गूंजती है मेहनत की सादगी। हर बूंद में जीवन की ठंडक बसती है। चूल्हे की आंच रिश्तों को गर्म रखती है। इन गलियों में हर कदम अपनापन जानता है। बच्चों की हंसी में गांव का भविष्य पलता है। कम साधनों में भी जहां जिंदगी पूरी है, वहीं हमारा गांव है। एक छोटे से खेत में रहने वाला रामू नाम का किसान हर सुबह सूरज से पहले उठता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, पर उम्मीद कभी छोड़ी नहीं। सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत कर उसने अपने खेत को फिर से हरा भरा कर दिया। लोग कहते थे कि रामू का खेत अब पूरे गांव का सबसे